हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द लास्ट एडिशन, जिसके राइटर हैं अल्फोंस डॉडेट, जो कि एक फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं और साथ ही साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। ये कहानी 1870-71 के टाइम की है, जब फ्रांस और पर्शिया में वार हुआ था। पर्शिया ने फ्रांस को डिफीट करते हुए उसके दो डिस्ट्रिक्ट एलिस और लॉरेंस को ऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद बर्लिन से एक ऑर्डर आता है जिसके अकॉर्डिंग स्कूलों में फ्रेंच पढ़ाना अब बैन कर दिया जाएगा और फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाया जाएगा, और फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचरों को डिस्ट्रिक्ट छोड़ के जाना होगा। ये बात जानते हुए भी एक फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर एम हैमिल अपना लास्ट लेसन पढ़ाते हैं और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाते हैं, और इतने शिद्दत के साथ पढ़ाते हैं कि जितने लोग भी उनका लेसन पढ़ते हैं वो एकदम भावुक हो उठते हैं। वो बच्चों को और गांव के एल्डर्स को ये सीख देते हैं कि हमें अपने मदर टंग लैंग्वेज से जुड़े रहना चाहिए। उस दिन सुबह मैं स्कूल देर से चला था और मुझे डर था कि मुझे डांट पड़ेगी, खासकर इसलिए क्योंकि एम हैमिल ने कहा था कि वह मुझसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे, और मैं पार्टिसिपल के बारे में एक सिंगल वर्ड भी नहीं जानता था। पल भर के लिए मेरे मन में आया कि मैं भागकर खुले वातावरण, खुले इन्वायरमेंट में अपना टाइम पास करूं। वेदर जो था वो काफ़ी गर्म और सुहावना था, धूप भी निकली हुई थी। पक्षी यानी बर्ड्स फॉरेस्ट के किनारे चहचहा रहे थे, और पर्शिया के सैनिक आरा मिल के पीछे खेतों में ड्रिल कर रहे थे। यह पार्टिसिपल के रूल से अधिक अट्रैक्टिव था, परंतु मुझ में सेल्फ कंट्रोल था और मैं स्कूल की तरफ चल पड़ा। जब मैं टाउन हॉल के पास से जा रहा था तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी। पिछले 2 सालों से हमारी सभी बुरी खबरें वहां से ही आई थी। युद्ध में पराजय, सेना में भर्ती, सैनिक अधिकारी के आदेश, और बिना रुके सोचा अब क्या बात है। फिर जब मैं बहुत तेज भाग रहा था तो वेक्टर जोहार ने मुझे पीछे से बुलाया और कहा, ऐसे जल्दी ना करो, अभी स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास काफ़ी समय है। मैंने सोचा कि वह मजाक कर रहा है, हंसी कर रहा है, और मैं हांफता हुआ एम हैमिल के छोटे से गार्डन में पहुंचा। नॉर्मली जब स्कूल शुरू होता था तब भारी कोलाहल होता था, जिसका शोर सड़क पर सुनाई पड़ जाता था। डेस्कों के खुलने व बंद होने का शोर, अपने हाथों को कानों पर रखकर सबका मिलकर पाठ को जोर से बोलना ताकि हम पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें, और अध्यापक के डंडे का मेज पर खटखटाना, परंतु सब कुछ शांत था। मैंने इस बात पर भरोसा किया कि उस शोर में बिना किसी को देखे अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा, परंतु उस दिन ऐसी खामोशी थी जैसे संडे के सुबह होती है। खिड़की से मैंने झांका तो देखा कि मेरे सारे दोस्त अपने अपनी जगह पर पहुंच चुके थे, और एम हैमिल अपना खतरनाक डंडा बगल में दबाए इधर उधर घूम रहे थे। मुझे दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसना था। आप सोच सकते हैं कि मैं कितना लज्जित व भयभीत होऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हैमिल ने मुझे देखकर बड़ी सिंपैथी से कहा, अपनी जगह पर जल्दी से जाओ छोटे फ्रेंच, हम तो तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने वाले थे। मैंने बेंच के ऊपर से छलांग लगाई और अपने डेस्क पर जा बैठा। फिर भी मेरा भय दूर नहीं हुआ, मेरा फियर दूर नहीं हुआ। मैंने यह भी देखा कि हमारे टीचर एम हैमिल अपना सुंदर हरा कोट, झालरदार पैंट और छोटी रेशमी काली कढ़ाईदार टोपी पहन रखी थी, जिन्हें वह कोई प्रोग्राम होने पर या इंस्पेक्शन होने पर ही पहनते थे। और आज पूरा स्कूल एकदम अजीब लग रहा था और काफ़ी सीरियस लग रहा था। परंतु जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात थी कि जो आखिरी सीट थी जो हमेशा खाली रहती थी, जो क्लास की आखिरी सीट थी जो कि हमेशा खाली रहती थी, उन पर गांव के लोग हमारी तरह चुप बैठे थे। बूढ़ा हासर अपनी ट्रायंगुलर टोपी पहने था, और उसके अतिरिक्त पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर व अन्य कई थे।
सभी उदास लग रहे थे और बूढ़ा हाशर अपने साथ अपनी पुरानी प्रथम पुस्तिका लाया था जो किनारों पर अंगूठों से मैली हुई थी और उनमें खोलकर वह अपनी गोद में रखा हुआ था और उस पर उसका ऐनक पड़ा हुआ था। जब मैं इन सब के बारे में हैरान हो रहा था, एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उसी गंभीर व शांत स्वर में बोले, बच्चों, यह मेरा लास्ट लेसन है मैं जो तुम्हें पढ़ाऊंगा। बर्लिन से यह आदेश आया है कि एलिस और लॉरेन में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। नया टीचर कल आ जाएगा। फ्रेंच में यह तुम्हारा लास्ट लेसन है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात ध्यान से सुनें। इन शब्दों से मैं अचानक चौंक पड़ा, जैसे बिजली कड़की हो, और उन दुष्टों ने टाउन हॉल पर भी यही सूचना लगा रखी थी। मेरे फ्रेंच का लास्ट लेसन, पर क्यों? मुझे तो अभी ढंग से लिखना भी नहीं आता। मुझे आगे नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे वहाँ पर भी रुकना पड़ेगा। मुझे कितना दुख था कि मैंने पाठ इसलिए ना पढ़े थे ताकि मैं पक्षियों के अंडे खोज सकूं या स्लाइडिंग कर सकूं। मेरी पुस्तकें, मेरी व्याकरण, संतों का इतिहास, जो कुछ समय पहले मुझे मुसीबत लगती थी और उठाने में भारी लगती थी, अब मेरी पुरानी मित्र बन गई थी जिनको मैं कभी ना छोड़ सकता था। और एम हैमिल भी इस विचार से कि अब वह जा रहे हैं और मैं उसे कभी ना मिल सकूंगा, उनके डंडे और उनका वह स्वयं कितने गुस्सैल थे, बेचारा। उसने इस लास्ट लेसन के सम्मान में यह रविवार को पहनने वाले सुंदर कपड़े पहन रखे थे और अब मैं यह भी समझ गया था कि गांव के बूढ़े कमरे में पीछे क्यों बैठे थे। इसलिए क्योंकि उन्हें भी खेद था कि वे स्कूल में और अधिक क्यों ना गए थे। हमारे टीचर और उनके 40 साल की ईमानदारी की सेवा का धन्यवाद करने और इस देश के प्रति जो अब उनका ना रहा था सम्मान प्रकट करने का उनका वह ढंग था। देश अब उनका ना रहा था, मतलब बर्लिन से ऑर्डर आया था कि जो फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको देश छोड़ के जाना होगा। जब मैं यह सब कुछ सोच रहा था तो मैंने अपने नाम का बुलावा सुना। अब सुनाने की बारी मेरी थी। मैं पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को सुनाने के योग्य के लिए बिना किसी गलती के ऊंचे व स्पष्ट शब्दों में सुनाने के लिए क्या कुछ करने को तैयार नहीं था। लेकिन मैं तो पहले ही शब्द में अटक गया और अपना डेस्क पकड़े खड़ा था और मेरा दिल धड़क रहा था, धक 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 धक, और दृष्टि ऊपर उठाने का मेरे अंदर साहस नहीं था। एम हैमर ने मुझसे बात करते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे फ्रेंच, तुम्हें तो बहुत बुरा लगा होगा। देखो यह बात है, हर दिन हम अपने को कहते हैं, आह मेरे पास बहुत समय है, मैं कल पढ़ लूँगा, और अब देखो हम कहाँ आ गए हैं। हाँ, यही बड़ी मुसीबत है। एलिस के साथ भी यही है। वह हमें सिखाना चाहती है कि वह दिन पर टालती रहती थी। अब उन बाहर के लोगों को यह कहने का अधिकार होगा। क्या बात है, तुम कहते हो कि तुम फ्रेंच के लोग हो, लेकिन ना तुम्हें अपनी भाषा पढ़ना आता है और ना ही लिखना आता है। फिर कहते हैं, टीचर छोटे फ्रेंच, तुम्हारी दशा सबसे खराब नहीं है। हम स्वयं को बहुत बातों के लिए धिक्कार सकते हैं। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पढ़ाने को बहुत इच्छुक ना थे। वे तुम्हें खेतों में या मिल पे काम पर लगाना चाहते थे ताकि थोड़ा और पैसे मिल सकें। और मैं भी दोषी हूँ। क्या मैंने तुम्हें पाठ पढ़ाने की बजाय अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा था? और जब मेरा मन मछलियाँ पकड़ने के लिए होता था तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था? फिर एक बात पर बात करते हुए एम हैमिल फ्रेंच भाषा की बात करने लगे और कहने लगे, ये भाषा संसार की सबसे सुंदर भाषा है। हम तो नहीं मानते, हम तो हिंदी को मानते हैं, सब अपनी अपनी भाषा को मानते हैं। सबसे अधिक स्पष्ट और सबसे ज़्यादा लॉजिकल भाषा है। लॉजिकल भाषा यानी तर्कसंगत भाषा है। हमें इसे याद रखना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए। याद रखो, जब कोई राष्ट्र गुलाम बन जाता है तो अगर वो अपनी भाषा से जुड़े रहता है तब उसके पास अपनी जेल से निकलने के लिए चाबी रहती है। फिर उसने यानी एम हैमिल ने व्याकरण की पुस्तक खोली और हमें पाठ पढ़ाया। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह मेरी समझ में कितनी अच्छी तरीके से आ रहा था। जो कुछ उसने एम हैमिल ने कहा वह बहुत ही सरल लगा और मैं यह सोचता हूँ कि मैंने पहले वह कभी इतनी ध्यान से बात सुना ही ना था और ना ही
एम हैमल ने इतनी धैर्य से समझाया था, ऐसा प्रतीत होता है कि वह बेचारे हमें सब कुछ देना चाहते थे जो उन्हें आता था और एक ही बार में हमारे दिमाग में भरना चाहते थे। ग्रामर के बाद हमें लिखने का लेसन मिला। उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए थे जिसमें सुंदर हस्तलेख लिखा हुआ था, फ्रांस एलसेक, फ्रांस एलसेक। वे ऐसे लग रहे थे जैसे हमारे डेस्कों के ऊपर डंडों में लगे छोटे छोटे झंडों की भांति स्कूल के कमरे में सब ओर लहरा रहे थे। आप देखते हैं कि किस प्रकार सब कोई काम में लगा था और वहाँ कैसी शांति थी। एकमात्र ध्वनि कागज पर चलते हुए कदमों की थी। एक बार कुछ भौरे उड़कर आ गए परंतु उनकी ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, सबसे छोटे बच्चों ने भी नहीं, जो कि मछली कांटों के चित्र खींचने में लगे थे जैसे कि वह भी फ्रेंच हो। छत पर कबूतर धीरे धीरे गुटुरगू कर रहे थे और मैंने अपने मन में सोचा, क्या वे इन कबूतरों को भी जर्मन में गाना गवाएंगे। जब कभी मैंने अपनी नज़र उठाई तो देखा एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। वो कभी एक वस्तु को देखते, कभी दूसरी को, और ऐसा लगता था जैसे वो अपने मन में ये सब स्थिर करना चाहते थे कि स्कूल के उस छोटे से कमरे में हर चीज़ कैसी दिखती थी जहाँ पर वो पिछले 40 साल से पढ़ा रहे थे। उनका बगीचा खिड़कियों के बाहर था और उनकी क्लास सदैव ऐसे ही थी, बस केवल डेस्क और बेंच घिसकर चिकने हो गए थे। बगीचे में अखरोट के पेड़ लंबे हो गए थे। होप वाइन बेल जो उन्होंने लगाई थी खिड़कियों से लिपट कर छत पर पहुंच गए थे और इन सब चीज़ों को छोड़कर जाने से उन बेचारे का दिल टूट गया होगा। अपनी बहन को अपना ट्रक लगाते हुए इधर उधर घूमने की आवाज़ सुनने से, क्योंकि अगले दिन उन्हें यह देश छोड़ के जाना था। लेकिन उनमें हर लेसन एंड तक सुनने का साहस था। लिटरेचर के बाद हमारी हिस्ट्री की पढ़ाई हुई और फिर छोटे बच्चों ने बा, बे, बी, बो सुनाया और रूम में सबसे पीछे बैठे बूढ़े हासर ने अपनी स्पेक्टिकल लगा ली थी और दोनों हाथों में अपनी इंट्रोडक्टरी बुक पकड़कर उनके साथ अक्षरों को पढ़ने लगा। आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। उसकी ध्वनि भावुकता के कारण लड़खड़ा रही थी और वह उसको सुनना इतना फनी और रेडिकुलस लग रहा था कि हम हंसना और रोना चाहते थे। मुझे वह लास्ट लेसन एकाएक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। फिर एंजेलस उस चर्च का नाम था। उसी टाइम पर्शियनों ने ड्रिल से लौटते समय हमारी खिड़कियों के नीचे अपने हॉर्न बजा दिए। एम हैमल कुर्सी से खड़े हुए, उनका रंग एकदम पीला था। मुझे वो कभी इतने लंबे नहीं दिखाई दिए थे। मेरे मित्रों, वह बोले, मैं, परंतु उनका गला ब्लॉक्ड हो गया, वह आगे बोल ना सके। फिर वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, चौक उठाया और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उनसे जितना बड़ा लिख सकते थे लिखा, वाइवा ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। फिर वह रुक गए, अपना सिर दीवार से टिकाकर बिना एक शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से संकेत किया, स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं। इस तरह हमारी ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।